अपने मेहमानों की तरफ आते हैं और मैं सबसे पहले दावत दूंगा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ साहब को, जो कि सेनेटर हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, और मैं दावत दूंगा कि सर आएँ और इस किताब के हवाले से अपने ख्यालात का इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो किताब के बारे में जहाँ तक ताल्लुक़ है पढ़ी तो नहीं है, और कन्फेस करूँगा कि अभी तक नहीं पढ़ी, पहली बार कुछ सफ़े पलटे। और मैं समझता हूँ कि जहाँ तक डॉक्टर हनीफ खलील साहब का ताल्लुक़ है, जब से मैं इन्हें जानता हूँ, मैं ये तमाम बातें सेकंड करूँगा कि वाकई पश्तो जो लिटरेचर है, पश्तो अदब के हवाले से इनकी बहुत ही ज़्यादा एक जिसको कहते हैं कि क्रिएटिव सोच के मालिक हैं, और जो इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है लिटरेचर में, पश्तो लिटरेचर में, वो मैं यकीनी तौर पर समझता हूँ कि एक बहुत ही मुस्तहसन और काबिल तारीफ़ इक़दाम है। जब ये बात हो रही थी तो मुझे अल्लामा इकबाल का एक वो शेर याद आया कि जहान ताज़ा की अफ़कार ताज़ा से है नमूद, कि संग खिश्त से होते नहीं जहाँ पैदा। अफ़कार ताज़ा क्रिएटिव माइंड्स की पैदावार होते हैं, और कौमें आगे बढ़ती हैं तो अफ़कार ताज़ा की के इनर्शी और मोमेंटम की वजह से आगे बढ़ती हैं। और जिस कौम में नए अफ़कार, नए आइडियाज़ की डेवलपमेंट, की क्रिएशन और उनकी प्रोग्रेशन ख़त्म हो जाए तो वो कौमें जमूद का शिकार हो जाती हैं। और जमूद सबसे पहले इंसान के शऊरी जमूद पैदा होता है, उसके बाद इखलाकी ज़वाल आता है, और उसके बाद मादी ज़वाल आता है। और मेरे ख़्याल में हम उन तमाम मदारिस से किसी न किसी हद तक आशना हैं। हमारा माशरा हर रोज़ हम एक्सपीरियंस करते हैं इस किस्म के तजुर्बात कि हम वाकई ज़हनी तौर पर और ख़ासी हद तक इखलाकी तौर पर जमूद का शिकार हो गए हैं, बल्कि तनज़्ज़ुली का शिकार हैं। जमूद के बाद तनज़्ज़ुल का सफ़र होता है, और मैं समझता हूँ कि हम तनज़्ज़ुली के दौर से गुज़र रहे हैं। लेकिन डॉक्टर साहब ने जो काविश की, ये बेसिकली उन्हीं अफ़कार ताज़ा को, किसी भी सकाफ़त की रिप्रेजेंटेशन को एक नए अंदाज में, नई फ़िक्र के साथ आगे बढ़ाने का एक बेहतरीन ज़रिया ज़ुबान ही है। और मैं समझता हूँ कि पश्तो ज़ुबान का एक बहुत ही रिच कल्चर है, एक रिच हेरिटेज है, वर्सा है कि जिसको नई नस्ल तक पहुँचाना मैं समझता हूँ ये बहुत ज़रूरी है। हमने ज़ुबान को इग्नोर करके, मैं ख़ुद पश्तून हूँ इसलिए मैं समझता हूँ कि मैंने जितना भी अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, हमने पश्तो ज़ुबान को खासी हद तक इग्नोर किया, और उस इग्नोर करने का, उस नज़रअंदाज करने का नतीजा ये निकला कि आप एक बहुत बड़े सकाफ़ती विरसे को अंडरस्टैंड करने और उसको अप्रिशिएट करने और उससे सीखने की जो सलाहियत है, उससे आप महरूम हो जाते हैं। मैं ज़ुबानी के हवाले से सिर्फ इतनी बात कहूँगा कि मैं हूँ तो पैदाइशी पश्तून, लेकिन जैसे ज़्यादातर पश्तून हैं, हम फॉर्मली पश्तो नहीं सीखते, ना पढ़ते हैं। उर्दू अंग्रेज़ी हमें आती है, हमारी ज़ुबान अगर पश्तो भी बोलते हैं तो वो 25-30% अंग्रेज़ी पश्तो होती है, बाकी तमाम उर्दू और अंग्रेज़ी का एक जरबा होता है। तो एक्सप्रेशन ऑफ थाट्स के लिए जो क्लैरिटी चाहिए अल्फाज की, उस ज़ुबान का जो एक रंग होता है, उसका जो मज़ा होता है, जब तक वो आप ज़ुबान पे ग्रिप ना हो तो वो एक्सप्रेशन ऑफ थाट आपकी सही अंदाज में होती नहीं है। और जहाँ तक फ़िल्म का ताल्लुक़ है, सिर्फ इतनी बात कहूँगा क्योंकि मुझे अभी कहा गया है, तो मैं कोई प्रिपेयर्ड स्पीच या पहले से कोई तैयार तकरीर लेकर नहीं आया। सिर्फ इतना कहूँगा कि और डॉक्टर साहब से मेरी इस मौजू पे गुफ्तगू भी हो चुकी है कि किसी भी ज़रिए से, मीडियम जो होता है, चाहे वो फिल्म हो, चाहे वो ऑडियो विजुअल, कोई भी कंपाइलेशन किसी चीज़ की हो, उसका एक असर जो सुनने या देखने वाले पर पड़ता है, वो उसकी आइडेंटिटी फॉर्मुलेशन में बड़ा रोल प्ले करता है। यहाँ पे जो मेरे ख्याल में जो एंथ्रोपोलॉजी के या साइकोलॉजी के लोग होंगे, वो शायद मेरी बात को ज़्यादा बेहतर समझते होंगे कि आपकी एक आइडेंटिटी होती है जो आप फॉर्म करते हैं अपने माइंड में विद एक्सपीरियंसेस एंड ऑब्जर्वेशंस। वो आइडेंटिटी आपकी शख्सियत का एक मजबूत हिस्सा बन जाती है। आप अपने आप को उस तरह से देखते हैं, आपका जो पर्सनली अपने बारे में व्यू होता है और जो वर्ल्ड व्यू होता है आपका, उस कल्चर का, उस सकाफत का, वो इसी आइडेंटिटी से फरोग पाता है। और मेरी ज़ाती राय यह है कि फिल्म वो इंस्ट्रूमेंट है, वो मीडियम है
کہ جس کے ذریعے آپ آئیڈینٹی کو بہت بہترین انداز میں نہ صرف پروجیکٹ کر سکتے ہیں بلکہ آئیڈینٹی کو کریٹ کر سکتے ہیں. اور اسی وجہ سے یہ جو ابھی ریسنٹلی تحریکیں چلی ہیں ہمارے اس خطے میں, ان میں فلم کا بڑا رول رہا ہے, کیونکہ آپ اگر اپنی شخصیت کو دیکھیں تو جب آپ فلم سے نکل کر آتے ہیں اور خاص طور پہ جب آپ جوان یا نوجوانی کے دور میں ہوتے ہیں تو آپ کی سائیکالوجی پر, آپ کے مائنڈ پر اس فلم کا, ان الفاظ کا, اس کے الفاظ کی ادائیگی کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے. اور یہی چیزیں آپ کی لیٹر جو ایک اور اصطلاح ہے کنسٹرکٹیو آئیڈینٹی, جو آپ اپنے لیے خود بناتے ہیں یا کوئی آپ کے لیے بناتا ہے. بہرحال اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہوں گا, اس میں بھی زبان کا بڑا رول ہوتا ہے. اگر آپ کو زبان نہیں آتی تو آپ اس آئیڈینٹی کو اس طرح سے ڈیفائن نہیں کر سکتے, کنسٹرکٹ نہیں کر سکتے جو آپ کی ایک ذاتی, انفرادی, اجتماعی اور قومی ضرورت ہوتی. ہیونگ سیڈ آل دس, آخر میں ڈاکٹر بزدار صاحب نے جو ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی نارمیلٹی اور اب نارمیلٹی کے بارے میں, اس کے بارے میں ایئن فلیمنگ کا آپ نے شاید نام سنا, بڑا فیمس برٹش رائٹر ہے. اس کی ایک کتاب میں ایک ڈائلاگ ہے کہ دیر از اے تھن لائن بٹوین اے گریٹ مین اینڈ اے میڈ مین. تو میرے خیال میں ڈاکٹر صاحب کو اس لائن کو ڈیفائن کرنا, ہم ان کو گریٹ مین کی صف میں کھڑا کریں گے, میڈ مین کی صف میں تو نہیں کھڑا کریں گے, لیکن یقینی طور پر بڑے لوگ ہمیشہ اپنی جو نارمل سطح ہوتی ہے اس سے اونچے لیول پہ سوچتے ہیں, اس لیے ان کی مینٹل فریکوینسی, انٹلیکچوئل فریکوینسی کو لوگ کیونکہ سمجھ نہیں پاتے تو انہیں یقیناً وہ ایب نارمیلٹی کے خطابات سے نوازتے ہیں. ہیونگ سیڈ آل دس, بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سر. آپ کے لیے ایک شعر ہے, اگر آپ کہیں تو میں پڑھوں. سندھی میں ہے سر, ٹھیک ہے. کنجا اکھر مصری کنجا وات گلاب, کنجا اکھر مصری کنجا وات گلاب سے معنی لاجواب جن کے لفظوں میں لطف ہو جائے. اب میں کچھ کے حرف مصری, کچھ کے منہ گلاب سے وہ لوگ لاجواب جن کے لفظوں میں لطف ہو. ٹھیک ہے سر.